पांचवी बार जो प्रधानमंत्री है, जो इस देश में तथाकथित अपने आप को बैकवर्ड कहता है, उसने पूरी संपत्ति इस देश की 90% लोगों की संपत्ति को दो अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया और उसके जैसे सैकड़ों उद्योगपतियों को देकर विदेश भेज दिया। एक जो है जो श्रम करने वाली जातियां हैं और एक श्रम को लुटने वाली जातियां हैं। जो ब्राह्मण लोग विदेशी हैं वही हमारे पे कब्जा किए हैं, वही जातियों के आधार पर विभेद पैदा किए हैं, वही हमारे अधिकारों को खा रहे हैं, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी है कि आजादी के 75 सालों के बाद अब तक हमें हमारे अधिकार मिल जाने चाहिए लेकिन हमें नहीं मिले। श्रम करता है वो झुग्गी झोपड़ियों में, अपने गंदे नालों के किनारे, बस्तियों में। मैं देखता हूं तो मुझे कोफ्त होती है। ऐसे संगठनों के माध्यम से जुड़ के इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखना, संविधान को बचाए रखना और इस देश में जो आपकी भागीदारी का सवाल है उसको कायम रखना। देखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वो किस लिए कहा था? वो इसलिए कहा था कि इस मुल्क में आप गरिमा से जी सके, सम्मान से जी सके, अपने बच्चों को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो आपका मूलभूत अधिकार है उसको हासिल कर सके। इसलिए संगठित होकर संघर्ष करिए। शिक्षित रहेंगे तो जागरूक रहेंगे। तो मेरा ये कहना है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी है कि आजादी के 75 सालों के बाद अब तक हमें हमारे अधिकार मिल जाने चाहिए लेकिन हमें नहीं मिले। आज भी हमें कांस्टिट्यूशन क्लब में बैठकर उस पर चर्चा करनी पड़ रही है, संगठित होने की अपील करनी पड़ रही है और तमाम आंदोलनों की बात करनी पड़ रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी मुल्क की जब वैज्ञानिक चेतना को कुंद कर दिया जाएगा तो लोग अपने मूल अधिकारों की लड़ाई को लड़ना छोड़ देते हैं। ये यथास्थितिवादी और नियतवाद के शिकार हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं नियत में मेरा है गरीब होना, मेरी नियत में है शिक्षित होना, मेरी नियत में है कि अच्छा खाना ना खाना, मेरी नियत में है मेरा अपमान होना। तो इस यथास्थितिवाद और नियतवाद से हमें निकलना पड़ेगा और लोकतंत्र में आप ही राजा को चुनते हैं। जिस दिन आप इस भरोसे को कर लेंगे उस दिन आप अपने सभी अधिकारों को पालेंगे। लेकिन क्या है, हमारे गरीब कमजोर तबके के वोटों को उसी तरह से तमाम तरह की जातियों में आपसी विद्वेष पैदा करके हमारे ऊपर शासन क्यों कर रहे हैं? 10% के लोग जानते हैं क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ लोगों ने चर्चा किया कि यहाँ इतनी जातियां हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ बस दो जातियां हैं। एक जो है जो श्रम करने वाली जातियां हैं और एक श्रम को लुटने वाली जातियां हैं। जो श्रम का लुटेरा है वो यहाँ पर राजा है, यहाँ पर मीडिया का संस्थान चलाता है, यहाँ स्कूल चलाता है, कॉलेज चलाता है, सरकार चलाता है। और जो श्रम करता है वो झुग्गी झोपड़ियों में, अपने गंदे नालों के किनारे, बस्तियों में। मैं देखता हूं तो मुझे कोफ्त होती है। इस मुल्क में मैंने पैदाइश लिया और इस मुल्क में मैं देखता हूं कि एक तरफ मानव की गरिमा का इतना पतन किया गया है कि वो पशुओं से भी खराब जीवन जीने के लिए अपशब्द है। लेकिन सिर्फ हम उसको दोष नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है, न्यायालय न्यायपालिका उन्हीं की है, विश्वविद्यालय उन्हीं का है। पूरे देश के जितने भी संसाधन है जो मानव के सहयोग के लिए बनाए गए सब पर वो ब्राह्मणवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है। और ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये है कि वो आपके दिमाग में आप मानव हो, आपके पास 90% लोगों के पास संख्या बल यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख होगी, लेकिन 10 करोड़ वो लोग आपके दिमाग में अपनी वैचारिकता को डाल के, अपने अज्ञानता को आपके अंदर डाल के, धार्मिक भावना का संचार करके आपके अंदर वैज्ञानिक चेतना का संचार करके, आपके संसाधनों को लूट करके वो बड़े बड़े धरना सेठ और पूंजीपति बन बैठे हैं। कल हम लोग सम्मेलन था, उदित राज जी को मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ, इस अंधेरे में कोई रोशनी लेके लड़ रहा है जो इस सत्ता के सामने झुककर और उसको सलाम नहीं कर रहा, उसके साथ समझौता नहीं कर रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे, इस बार वाले में वो फिर सांसद होते और ये मंत्री भी बन गए होते। जीवन में आदमी को उतार चढ़ाव आता है, उस जाने के बाद भी लौट के आपके लिए लड़ते रहे। और आज जो ये संगठन बनाए हैं ये एक टास्क बियरर के रूप में है। हमें आप सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। इस देश में राहुल गांधी ने कल क्या बोला? राहुल गांधी ने कल हम लोगों की पिछड़े वर्ग का सम्मेलन था तालकटोरा में, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन बातों को कांग्रेस को पहले कर लेना चाहिए था, हमें पिछड़ों के लिए काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस देश का हुनर जो पिछड़े हुए दलितों के हाथ में है, वो चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे लोहार हो, चाहे वो
दस्तकार हो, टोपी बुनने वाला हो, कपड़ा बनाने वाला हो, मैकेनिक हो, ये सब कौन लोग हैं? सब हम लोग हैं इसमें। हमारी जातियां, मैं बहुत विश्वविद्यालय इलाहाबाद से पढ़ा, मैं बहुत किताबों में नहीं जाता हूँ, अनुभव से भी मैं कहता हूँ कि जातियों का विकास कैसे हुआ होगा। जातियों का विकास, अगर लोहा जब पैदा हुआ होगा और लकड़ी जब बनी होगी तो लोहा जात बनी होगी जो लोहे का काम करती होगी और लकड़ी का काम करती होगी, जो बढ़ई का काम करती होगी। आप सबसे नजदीकी जात देखिए तो सबसे बाद में अगर कोई मिला होगा तब तो जिसका वो काम शुरू किया होगा वो सबसे आधुनिक जाति होगी। अगर आप देखेंगे तो इस देश में जातियों का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत स्वाभाविक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इतिहास का उहाड़ रहे होंगे, पशुपालक जातियां रही होंगी, उसके बाद पशुपालन जातियों में सहयोग करने वाली जातियां रही होंगी जो उनके हथियार औजार बनाती होंगी। और सेवा में क्या हुआ होगा, जो कुछ लोग पानी भरने का काम करते होंगे, कुछ लोग उनके साथ दरबानी का काम करते होंगे, कुछ लोग उनके घुड़सवारों को खिलाने का काम करते होंगे, घोड़ों को, कुछ गाँव की सेवा। ये जातियां किसने बनाई? जातियां बनाकर इस देश में 2500 साल पहले जो आर्यन आए उन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और आज तक वो शासन कर रहे हैं। मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं कि यहाँ पर मुगल आए, इस देश की जमीन में रच बस गए। उन्होंने यहाँ से कुछ लेकर नहीं गए। अंग्रेज आए, वो चले गए यहाँ से, मात्र 10 लाख थे आजादी के समय में। लेकिन जो 2500 साल पहले के जो लोग आए हैं उनसे कैसे निजात मिलेगी, इस बात को हमें चिंता करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब तो कई दफा कहते भी हैं कि वो विदेशी लोग हैं, इनमें मीडिया में बहुत दिन का ट्रायल भी होता है, मैं भी इनसे इत्तेफाक रखता हूं। ये सही कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग विदेशी हैं वही हमारे पे कब्जा किए हैं, वही जातियों के आधार पर विभेद पैदा किए हैं, वही हमारे अधिकारों को खा रहे हैं, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि लोकतंत्र कायम रहेगा, ये संस्थाएं और ये व्यवस्थाएं कायम रहेगी, बहुसंख्यक लोगों को उनको हक देना पड़ेगा, उनको सम्मान से जीने लायक व्यवस्था देनी पड़ेगी। इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, ये लोग पुनः गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध के जमाने से लेके, गुरु नानक से लेके, कबीर से लेके, डॉक्टर अम्बेडकर से लेके और आधुनिक भारत में जितने भी हमारे संविधान निर्माता लोगों ने थे, उनकी सोच थी इस देश को तालीम से तरक्की दी जाएगी, इस देश में सभी को अधिकार देके सबको सम्मान से जीने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन जो ये वर्तमान सत्ता है, जो 5वीं पास जो प्रधानमंत्री है, जो इस देश में तथाकथित अपने आप को बैकवर्ड कहता है, उसने पूरी संपत्ति, इस देश की 90% लोगों की संपत्ति को 2 अडानी और अंबानी के हाथों में सौंप दिया और उसके जैसे सैकड़ों उद्योगपतियों को देकर विदेश भेज दिया। वो कहता है कि वो गरीब माँ बाप का बेटा है, गुजरात से निकला है। मैं कहता हूँ अगर गरीब होता तो वो गरीबों का दर्द समझता। वो तमाम लगातार दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जाकर सिर्फ इन 2 लोगों की दलाली करता है वो आदमी। लेकिन इस देश में चूंकि वो उसने एक तरह से सिविल तानाशाही लगा रखी है, न मीडिया आपके साथ खड़ा है, न इस देश का अखबार खड़ा है आपके साथ, जो बोलने वाले यूट्यूबर है वो भी नहीं खड़े हैं। हमारे बीच में अभी यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथी है उत्तर प्रदेश के और बहुत ही वैचारिक है। कांवड़ पीढ़ी ने कविता लिख दी, तमाम तरह से मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कर दिए गए। ये मुल्क हमारा है, इस देश को हमने निर्माण किया है, हमारी सच्ची बात करने पे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और चाहे जितनी भी सभाएं करें, हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि मुकदमे होंगे, हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें जातिवादी बोला जाएगा, हमें गैर धार्मिक बोला जाएगा, हमारे ऊपर तमाम तरह की वर्जनाएं लगाई जाएंगी। लेकिन सच को तो सच कहना ही पड़ेगा और सच को हर दौर में कहना पड़ा। गैलीलियो को कहना पड़ा, तमाम लोग बुद्ध को कहना पड़ा, आज आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें कहना पड़ेगा। और इन प्रताड़नाओं वर्जनाओं से हमें नहीं डरना है। मैं एक बार पुनः आपको मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो ये रास्ता अख्तियार किया है, यही रास्ता आपका रास्ता है जो आपके अवसर देगा और आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। डॉक्टर साहब को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति किया। ये उस समय नई पार्टी की हुआ करती थी, तभी इनके कार्यक्रमों में हम जाया करते थे। और मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में कोई भी बहुसंख्यक आबादी की हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहा हो, उसके साथ 2 कदम चलना हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने अवसर दिया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।